प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जचपी कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है कि मैं राजीव अनसॉल्व्ड पेपर रसायन विज्ञान कक्षा 12 का हल करा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपके लिए स्टूडेंट सेट नंबर 2 तक फाइनल करा दिया है। आज हम स्टार्ट स्टूडेंट करेंगे सेट नंबर तीसरे का क्वेश्चन जो है चौथे का घ से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? चौथे घ से, क्योंकि चौथे घ तक मैं क्वेश्चन फाइनल करा चुका हूँ पूरे के पूरे। आज हम स्टार्ट करेंगे घ से चौथे के। ठीक है, तो चलते हैं बिना ही देरी किए। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, चौथे का हमारा घ कह रहा है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। यही कह रहा है प्रिय स्टूडेंट। तो एक तरफ आपको लिख लेना है डीएनए, एक तरफ आपको लिख लेना है आरएनए। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, उत्तर डाल करके। और सबसे पहला पॉइंट डीएनए में आपको लिखना है, इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है स्टूडेंट? डीएनए में जो होता है इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। और आरएनए में इसमें राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा प्रिय स्टूडेंट। क्या होता है? इसमें राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसमें पॉइंट है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। किसमें? डीएनए में। डीएनए में पूछा जाता है एक नंबर में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप बताइएगा। डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है प्रिय स्टूडेंट। और इसमें आरएनए में दूसरा पॉइंट लिखना है, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। आरएनए, आरएनए रा से राइबोस, आर से आरएनए। ठीक है। और यहाँ पर डीएनए डीऑक्सी, जैसा नाम वैसा काम, ध्यान रखिएगा। डीएनए आता है तो डीऑक्सी, आरएनए आता है तो राइबोस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर डीएनए का तीसरा हमारे पास है अंतर। तीसरा क्या है स्टूडेंट? यह आनुवंशिक पदार्थ होता है। कौन? डीएनए। डीएनए जो होता है वो क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही पूछा जाता है कि कौन सा इनमें आनुवंशिक पदार्थ है, तो आप लगाइएगा आंसर डीएनए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कभी कभी। और आरएनए में यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। क्या होता है? जो आरएनए होता है यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। और चौथा पॉइंट है इसमें, यह है आनुवंशिक गुणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। या नियंत्रित का मतलब कंट्रोल करता है। कौन? डीएनए जो होता है स्टूडेंट, जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, यह आनुवंशिक गुणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ध्यान रखिएगा। और चौथा पॉइंट है आरएनए में, यह प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है? नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल। किसको? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे डीएनए और आरएनए में अंतर स्टूडेंट। और भी होते हैं पॉइंट, मगर आपके एग्जाम के लिए इतने ही बहुत हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, पांचवे का हमारा क्या कह रहा है, विलयन के पराशर दाब को समझाइए। ठीक है, विलयन के पराशर दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको उत्तर डालना है। मैं बता दूं प्रिय स्टूडेंट, जो पराशर दाब है ये हमारा हो चुका है, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है और वहां से आप जाकर देख सकते हैं प्रिय स्टूडेंट। प्लेलिस्ट में जाकर के क्या है, पराशर दाब जो है सेट नंबर 1 का जो है क्वेश्चन है 5 का वहां पर आप देख सकते हैं, ये हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर वहीं पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, हम सीधा अब देखेंगे हम संबंध, किसका संबंध है कि पराशर दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध देखेंगे। तो संबंध में आपको क्या करना है प्रिय स्टूडेंट, हमें पता है कि बायल, यानी कि मतलब बायल वांट हाफ नियम से देखेंगे। बायल वांट हाफ नियम से ये क्या कहता है कि जो ये कहता है स्टूडेंट कि पी प्रोपोर्शनल होता है 1/v के। क्या होता है स्टूडेंट? पी प्रोपोर्शनल होता है 1/v, वॉल्यूम आयतन जिसे कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बॉयल वांट हाफ नियम में जो है कि ताप क्या होता है स्टूडेंट? स्थिर होता है। ताप क्या होता है? स्थिर होता है, ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट इसके बाद हम देखेंगे चार्ल्स वांट हाफ नियम से। चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या कहता है कि पी प्रोपोर्शनल होता है टी के। मगर यहाँ ध्यान रखिएगा, जो सांद्रता है स्टूडेंट वो क्या होती है? स्थिर होती है। यहाँ पर बायल नियम में क्या है? ताप स्थिर होता है और यहाँ पर सांद्रता स्थिर होती है। दोनों को मिलाने पर, जब हम दोनों समीकरण को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? पी प्रोपोर्शनल टी अपान वी। क्या मिलेगा जब इन दोनों को आप मिला देंगे? पी प्रोपोर्शनल 1 यानी पी प्रोपोर्शनल टी अपान वी मिलेगा आपको। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है,
इसके बाद करना स्टूडेंट कि यहाँ पर हम कैसे गुणा करा कि इसे पी को ये वी को यहाँ ले जाएंगे तो पी वी प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। इसके बाद जब स्टूडेंट प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो पी वी बराबर होता है आर टी। आर की जगह आप एस भी मान सकते हैं, ठीक है, आर या एस ले सकते हैं आप। तो आर क्या है स्टूडेंट, नियतांक है। आर क्या है स्टूडेंट, नियतांक आ गया, जिसे हम स्थिरांक भी को बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम स्टूडेंट अणुओं की संख्या अगर अधिक हो तो, अगर अणुओं की संख्या क्या हो, अगर अधिक हो तो क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास पीवी बराबर आर टी था ना, तो अणुओं की संख्या अगर अधिक है तो पीवी बराबर एन आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीवी बराबर एन आर टी। की अणुओं की संख्या को एन से हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो पीवी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एन आर टी। और यहाँ पर हमें पता है कि वी को हम जब यहाँ बट्टे में ले जाएंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एन आर टी अपान वी हो जाएगा। चूंकि हमें पता है स्टूडेंट सांद्रता सी बराबर होता है एन अपान वी, यानी कि मोलों की संख्या बटे आयतन, ठीक है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एन अपान वी हो जाएगा स्टूडेंट। अणुओं की संख्या है ये, तो ये संख्या बराबर क्या है, सी बराबर क्या हो जाएगा, एन अपान वी। तो हम यहाँ पर एन अपान वी की जगह सांद्रता रख देंगे सी, तो पी बराबर सी आर टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। अब हमें पता है स्टूडेंट कि सी बराबर डब्लू बटे एम होता है ना। सी बराबर क्या होता है, डब्लू बटे एम, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार होता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे देख सकते हैं कि सी बराबर क्या होता है, डब्लू बटे एम, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से करना है कि पी बराबर डब्लू बटे एम आर टी, यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी बराबर डब्लू बटे एम आर टी। और एम को आप यहाँ पर ले जाए कैंची गुणा करा करके, तो क्या आ जाएगा, एम बराबर आ जाएगा डब्लू आर टी अपान पी आ जाएगा। यहाँ से हमारा सिद्ध हो जाएगा स्टूडेंट, संबंध यही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। यही आपका पूरा का पूरा आंसर था। आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों ही समीकरण को जोड़ करके इसी प्रकार धीरे धीरे करके आपको यही प्राप्त कर लेना है संबंध, ठीक है ना। आप मगर ध्यान रखिएगा कि आप कुछ सूत्र जो है आपको देखना भी पड़ेगा कि एन अपान बी बराबर क्या होता है, सी होता है, ठीक है। एन अपान बी बराबर सी होता है। सी को जब आप यहाँ रखेंगे पी बराबर सी आर टी हो जाएगा, सी बराबर सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार हो जाएगा। तो 10 की जगह आप रख देंगे प्रिय स्टूडेंट, और हमें यह पूरा पूरा सूत्र मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। यही आपका इस स्टूडेंट आंसर था। इसके बाद हम देखते हैं आगे की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, पांचवा हमारा खा कह रहा है, अभिक्रिया के औसत तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए और उन्हें प्रभावित करने वाले दो कारकों का वर्णन कीजिए। यही कह रहा है ना। तो सबसे पहले आपको उत्तर डाल करके हेडिंग पड़ जाएगी आपकी औसत वेग या दर। क्या कह रहा है, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग दोनों ही कह रहा है ना। तो हम सबसे पहले औसत वेग या जिसे हम दर भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है प्रिय स्टूडेंट, आपको करना है यहाँ पर कि निश्चित लिखना क्या है, औसत वेग या इसमें लिखना है आपको औसत वेग या दर में कि निश्चित समयांतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहलाता है। आप सूत्र से ही याद करिएगा, यहाँ पर मैंने सूत्र भी लिख रखा है। क्या लिख रखा है, औसत वेग बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो आपको ध्यान रखना है कि निश्चित समयांतराल पर क्या लिखना है आपको, निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही औसत वेग कहलाता है। ध्यान रखिएगा। आप सीधा का सीधा स्टूडेंट आप कहाँ से याद रखेंगे, सूत्र से ही याद रखेंगे। निश्चित समयांतराल पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यही आपका क्या है, आंसर है। इसके बाद देखेंगे प्रिय स्टूडेंट, हम क्या देखेंगे, तात्क्षणिक वेग। क्या देखेंगे, तात्क्षणिक वेग या दर। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि किसी दिए गए अल्पतम समय यानी क्षण भर के लिए, ठीक है, किसी दिए गए अल्पतम समय क्षण, जिसे हम कहें क्षण भर के लिए, थोड़े समय के लिए बिल्कुल, ठीक है, समय क्षण
पर अभिक्रिया का वेग या तात्क्षणिक वेग या दर कहलाता है। यही इसकी क्या है स्टूडेंट, परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। तो किसके लिए, बिल्कुल क्षण भर के लिए, थोड़ी ही समय के लिए है, ठीक है। कौन, तात्क्षणिक वेग, तत्काल यानी कि मतलब बिल्कुल थोड़ी ही समय के लिए। और जैसे हम समझ सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी अभिकारक और उत्पाद। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास किसी अभिक्रिया के दर में अगर डेल्टा लिया जाए तो वहाँ पर ध्यान रखना, वहाँ पर परिवर्तन को हम दर्शाते हैं। अगर डी लिया जाए तो तात्क्षणिक यानी थोड़े समय के लिए हम लेते हैं, ठीक है। डी किसके लिए लेते हैं, थोड़ी समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हम अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या दर निकालना चाहें तो आर बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस के डी और अभिकारक आर की सांद्रता बटे डी टी, यानी आर की सांद्रता बटे डी टी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोष्टक लगा दिया जाता है तो वहाँ पर आर की सांद्रता बोली जाती है, ठीक है। आर क्या है, हमारा अभिकारक ही तो है, तो आर की सांद्रता अपान में क्या होता है, डी टी होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट, जब हमारे पास अभिक्रिया अगर शुरू हो जाएगी तो अभिकारक से हमारे पास क्या बनने लगे, उत्पाद बनने लगेगा। तो अभिकारक में कमी आएगी और उत्पाद में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसीलिए अभिकारक के लिए जो तात्क्षणिक दर है या वेग है हम माइनस का लेते हैं, ध्यान रखिएगा। माइनस चिन्ह ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माइनस चिन्ह हमने क्यों लिया है, क्योंकि अभिकारक जो है घटेगा यहाँ से यहाँ जा करके, क्या होगा, जब अभिक्रिया शुरू होगी तो अभिकारक जितना भी होगा वो यहाँ से यहाँ जाकर जब प्रोडक्ट में बदलेगा तो प्रोडक्ट में क्या होगा, वृद्धि होगी और रिएक्टेंट में क्या होगी, कमी आएगी। इसीलिए तात्क्षणिक दर में क्या लिया जाता है, माइनस चिन्ह लिया जाता है, ठीक है। और प्रोडक्ट के लिए हम क्या कर, आर बराबर प्लस डी, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे डी टी आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या प्लस लिया गया क्योंकि उत्पाद में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यहाँ पर आपको कहना है, अगर हम कुल तात्क्षणिक वेग निकालना चाहें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान डी टी आ जाएगा स्टूडेंट। यही इसका आंसर था। और हम देखेंगे प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक हमारे क्या हैं, अभिक्रिया का ताप, क्या है, नंबर 1 हमारे पास है अभिक्रिया का ताप। तो उच्च ताप पर अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर हाई टेम्परेचर अगर होगा स्टूडेंट तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, जल्दी जल्दी ही होगी, क्योंकि अभिकारकों के जो अणु अणु होते हैं उनमें टक्कर होगा। अगर टक्कर होगा तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, और तेजी के साथ बढ़ जाएगी। अगर तेजी के साथ अभिक्रिया बढ़ जाती है तो क्या होता है, उसमें ताप का प्रभाव होता है। अगर ताप का प्रभाव में क्या लिखना है, उच्च ताप पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बहुत तेजी से होने लगते हैं, क्योंकि अणुओं उनके जो अभिकारक के अणु होते हैं उनके आपस में क्या होने लगता है, टक्कर होने लगता है, लड़ने लगते हैं। इसलिए क्या होता है, अभिक्रिया की दर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ जाती है, यानी अभिक्रिया जल्दी जल्दी होने लगती है, ठीक है ना। तो ताप अगर देंगे तो अभिक्रिया क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी अभिक्रिया में, ठीक है ना, अभिक्रिया की दर और तेजी के साथ होने लगेगी। अब इसके बाद है उत्प्रेरक की उपस्थिति। दूसरा क्या है प्रभावित करने वाला कारक, उत्प्रेरक की उपस्थिति। अगर धनात्मक उत्प्रेरक क्रिया, धनात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जो हमारे धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं स्टूडेंट वो क्रिया की दर में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है हमारी उनकी दर में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, कौन, धनात्मक उत्प्रेरक। और जो हमारे ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो क्रिया की दर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ये प्लस वाले बढ़ा देते हैं। और जो हमारे ऋणात्मक होते हैं, माइनस वाले उत्प्रेरक होते हैं वो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और ऋणात्मक वाले घटा देते हैं। यही आंसर था प्रिय स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय स्टूडेंट 5 का हमारा ग कह रहा है, 5 का ग कि क्रोमियम, ये क्रोमियम है, जेड बराबर 24 का, इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है, जेड बराबर 24, तथा कापर जिसका परमाणु क्रमांक है जेड बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा संक्रमण तत्वों के 2 प्रमुख लक्षणों की व्याख्या भी कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है प्रिय स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम उत्तर डालेंगे, हम हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले प्रिय स्टूडेंट हम क्रोमियम का करेंगे, तो 24 क्रोमियम, ये 24 क्या है, ये हमारा परमाणु क्रमांक है क्रोमियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो आपको करना है 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, फिर क्या करना है स्टूडेंट, फिर 3d5,
फिर क्या करना 4s1, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है आप बाउ के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। कौन? क्रोमियम जो होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, मगर ये जो क्रोमियम है इसमें नियम का पालन ये क्रोमियम नहीं करती है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर डी कहता है कि आपको मैं एक ही इलेक्ट्रॉन दूंगा और पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लूंगा, ठीक है। तो यही क्या था स्टूडेंट, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था कि 1s2, फिर 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, फिर 3d5, फिर क्या करना 4s1। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। इसी प्रकार कॉपर भी अपवाद है, क्या करना 29 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 29 तक हमें करना है। तो आप क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, फिर क्या करना है 3d10 और 4s1। क्या ये 10 है स्टूडेंट? 10 है, 3d10 और 4s1, जबकि यहाँ 2 भरना चाहिए, मगर यहाँ 2 नहीं। ये कॉपर कहता है कि मैं पूरे इलेक्ट्रॉन रख लूंगा, मात्र आपको एक ही दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3p6 3d10 और 4s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद हम देखेंगे इसके प्रमुख लक्षण। देखिए पृष्ठ में इसके जो लक्षण है इनके, तो लक्षण नंबर 1 हमारे पास है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण में आपको लिखना है संक्रमण तत्व जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं तत्व, और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या है? अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं अगर उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन से गुण दर्शाएंगे? अनुचुंबकीय गुण। ध्यान रखिएगा, अगर स्टूडेंट तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं। कब? अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाएंगे तो वह कैसे गुण परिलक्षित करेंगे? प्रतिचुंबकीय। ध्यान रखिएगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की तरीके से, क्योंकि हमें तो पता चल गया कि अगर संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय गुण परिलक्षित करेंगे। अगर स्टूडेंट उनमें अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर जोड़े में है, तो वो कैसे? प्रतिचुंबकीय गुण परिलक्षित करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण में जैसे हमारे पास है Fe3+, Fe3+, इसका परमाणु क्रमांक होता है 26 है। तो हमें पहले अगर 26 तक जाएंगे तो ध्यान रखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, हमें तो जाना है 26 तक, मगर 26 नहीं, यहाँ पर 3+ का चार्ज है यहाँ पर। तो स्टूडेंट क्या होता है, अगर प्लस में होता है तो यहाँ पर क्या, अगर 3+ का है तो घटते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, कम किए जाते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर 3p6, फिर होता है 4s2, क्योंकि Fe अपवाद नहीं होता है, ठीक है, Fe अपवाद नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आना चाहिए 4s2 आना चाहिए और 3d6 आना चाहिए, क्योंकि 26 तक जाना है ना हमें। यहाँ तक टोटल हमारे कितने हो गए? यहाँ तक हमारे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं हम, मगर यहाँ पर तो होना चाहिए 4s2 होना चाहिए, यानी मतलब 18 के बाद कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, और यहाँ पर 6 होना चाहिए, यानी मतलब 4s2 3d6 होना चाहिए। मगर क्या होता है यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, क्योंकि 3+ का है। अगर माइनस का होता तो भरा जाता है, प्लस का होता है तो इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो पहले क्या किया जाता है, पहले बड़े वाले नंबर से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। जब यहाँ पर 4s2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे तो 4s0 हो जाएगा, और 3d6 यहाँ रहा होगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं? 5। डी में कितने? 5 है। तो डी के हम कक्षक बना लेते हैं। डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक हमने बना रखे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। तो सभी में एक एक करके आपको भर देना है। तो टोटल आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, यानी सॉरी, यहाँ पर क्या कहीं युग्मित इलेक्ट्रॉन है? नहीं है ना। यहाँ सभी के सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी मतलब जोड़े में नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ भरे गए हैं डी कक्षक में, क्या कहीं जोड़े में है? बिल्कुल ही नहीं है। टोटल हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एन का मान टोटल हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट? 5 है टोटल। 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। अगर स्टूडेंट अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर पाए जाएंगे संक्रमण तत्वों में तो कैसे गुण परिलक्षित करेंगे?
अनुचुंबकीय गुण, तो यहाँ पर देखिए Fe3+ है, अनुचुंबकीय है। कैसा ये अनुचुंबकीय है, यानी चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। कौन Fe3+ चुंबक की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा, क्योंकि सभी के सभी इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, इसके पास जैसे हमारे पास है स्कैंडियम-3+, इसका परमाणु क्रमांक होता है 21। जब इसमें भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पर होना चाहिए स्टूडेंट 4s2 और 3d1, क्योंकि 18 तक तो हम भर चुके हैं यहाँ पर आर्गन तक। ठीक है, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए और यहाँ पर 1 होना चाहिए, क्योंकि यह अपवाद नहीं है, क्रोमियम और कॉपर ही अपवाद हैं। तो यहाँ पर 2 भरना चाहिए और यहाँ पर 1 भरना चाहिए, मगर यहाँ 3+ हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले बड़े वाले नंबर से निकालेंगे। तो 4s2 होता है, तो 2 हम दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे और फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से निकाल लेंगे, डी से निकाल लेंगे, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर 0 है स्टूडेंट, एक भी क्या है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो हमारे पास स्कैंडियम है, अगर डी कक्षक बनाएंगे तो डी में क्या एक भी इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ही नहीं है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टूडेंट, तो यानी कि मतलब अगर 0 है, डी में कितने, अगर 0 इलेक्ट्रॉन है, तब भी आप समझ जाइएगा कैसा है, प्रतिचुंबकीय है। कैसा गुण परिलक्षित करेगा, प्रतिचुंबकीय। अगर जोड़े में सभी अगर जोड़े में भरे हुए हैं तब भी प्रतिचुंबकीय होगा। अगर इसमें 0 आ रहा है लास्ट में, तब भी प्रतिचुंबकीय ही गुण परिलक्षित करेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट गुण देखते हैं, दूसरा है गलनांक व क्वथनांक। तो इसमें आपको क्या लिखना है, संक्रमण तत्वों का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, हाई होता है। संक्रमण तत्वों गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्यों, कारण क्या है कि उच्च होता है, क्योंकि यह धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आपको पता भी होगा धातुओं में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ही प्रबल, यानी मतलब प्रबल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वही कारण है कि गलनांक व क्वथनांक जो इनके जो गलने की क्षमता स्टूडेंट क्या है, इनमें क्या होती है, बहुत ही उच्च होती है। ध्यान रखिएगा, संक्रमण तत्व गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि यह धात्विक बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जो भी धात्विक बंध जो होते हैं उनके अंदर जो बंध बनते हैं उनके द्वारा जुड़े होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ध्यान रखिएगा, यही इसका राइट आंसर था स्टूडेंट। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।